कैसे भरे अटेस्टेशन फॉर्म। तो जिनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है और वो अपने डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रिपेयर कर रहे हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि मैम अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है, एक बार प्लीज़ हमें बता दीजिए। तो ये वीडियो इसी के लिए बनाया गया है, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगी कि अटेस्टेशन फॉर्म आपका ये रहा, कैसे आपको फिल करना है, क्या चीज़ें आपको भरनी है, क्या छोड़नी है, ठीक है। और जो फोटो का साइज रहेगा वो क्या रहेगा, और किन बातों का आपने ध्यान रखना है, और किससे अटेस्ट कराना है। मेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है किससे अटेस्ट कराना है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम अटेस्ट करा लेते हैं और वो गलत होता है और लास्ट में जाके हमें आती है दिक्कत। ठीक है, तो ये भी समझेंगे, पूरा वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको पूरा कंप्लीट करना है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका अटेस्टेशन फॉर्म, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसकी कॉपी भी मैंने जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको वहाँ पे सेंड करती थी, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अटेस्टेशन फॉर्म फिल करने से पहले यहाँ पे एक वार्निंग दी गई है, जिसे बोल्ड भी किया गया है, ये रही। इसमें क्या लिखा है ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली इसमें लिखा है द फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन और सप्रेशन ऑफ एनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इन द अटेस्टेशन फॉर्म would be a disqualification and is likely to render the candidate unfit for employment अंडर द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो अटेस्टेशन फॉर्म है इसमें अगर आप किसी भी तरीके की कोई झूठी जानकारी या कोई गलत जानकारी भरेंगे तो जो है आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, और जो है आगे अभी आप जो है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको जो है अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, मेनली ये है। तो आपने बस इतना ध्यान रखना है कि आपने जो चीज़ें भरनी है वो बिल्कुल ट्रू भरनी है, सही भरनी है, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपने नहीं भरनी। ठीक है, ये है। बाकी जो नेक्स्ट दो पॉइंट है यहाँ पे 2 और 3 पर, यहाँ पर भी यही है कि मान लीजिए अभी आप भर भी देते हैं इसमें कोई इन्फॉर्मेशन और बाद में वो फ्यूचर में जाके गलत पाई जाती है या कुछ जो है आप कहीं पाए जाते हैं उसमें किसी भी तरह की गलत जानकारी में, तो भी आपको जो है आपकी जॉब से टर्मिनेट किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरनी है, चाहे वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, आपकी एजुकेशनल हो, या फिर कोई जॉब से रिलेटेड हो, ऑक्यूपेशन से, वो आपने सब कुछ सही भरना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट आपका कॉलम है, मैंने यहाँ पे कोशिश की है डिटेल्स को थोड़ा सा भरने की, साथ में हिंदी में लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप अपनी लैंग्वेज में इसको समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट आपका जो है यहाँ पे नेम इन फुल ब्लॉक लेटर्स, ब्लॉक कैपिटल लेटर्स। तो जो आपका नाम आप लिखेंगे ना, आप ध्यान रखें आपका जो नेम है, फादर नेम है, मदर्स नेम है, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है उनको आप कैप्स में ही लिखें। ठीक है, तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने राम कुमार लिखा है तो RAM, और यहाँ पे बीच में आपका गैप आ जाएगा, फिर आप अपना जो भी आपका सरनेम है या फिर आगे कंप्लीट नाम यहाँ पे लिख लेंगे। देन आपका प्रेजेंट एड्रेस इन फुल, विलेज, थाना एंड डिस्ट्रिक्ट, हाउस नंबर, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो जो वर्तमान पता है आपका वो लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इसको, इसमें आपका थाना भी होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट भी होना चाहिए, और लेन, हाउस, स्ट्रीट वगैरह ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। हम क्या करते हैं वैसे तो कई बार बस नॉर्मल एड्रेस लिख देते हैं, हम ये सारी चीज़ें नहीं लिखते, तो ये भी लिखना ज़रूरी है। अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली के 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, आई थिंक, हाँ 11 हैं, तो आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका पड़ता है वो लिखेंगे। आपका नियर बाय थाना, जैसे आप द्वारका में रहते हैं तो आपका नियर बाय थाना मान लीजिए आपका द्वारका का पड़ता है तो वो लिखेंगे, और डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे, वेस्ट है या वेस्ट बी है, जो भी है आपका डिस्ट्रिक्ट वो लिखेंगे। ओके, देन आपका नीचे है होम एड्रेस। तो होम एड्रेस भी अगर आप दिल्ली से हैं तो आपका ये सेम आ जाएगा, अलग नहीं आएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए आउट ऑफ दिल्ली हैं या किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे प्रेजेंट आपका जो अभी रहते हैं वर्तमान पता वो आ जाएगा। होम एड्रेस में आप अपना परमानेंट वाला एड्रेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई अलग कुछ नहीं है, ये दो इसीलिए लिखते हैं। मान लीजिए अदर स्टेट से भी जो हैं वो ज्वाइन करते हैं तो उनको जो है दो एड्रेस, वो परमानेंट एड्रेस आपका वहाँ का दे सकते हैं। देन यहाँ पर है बी में, इफ़ ओरिजिनली अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश और कहीं का है, या आप यहाँ से आप बिलोंग करते हैं इनमें से किसी कंट्री से और आप माइग्रेट होके आए हैं, तो यहाँ पे आपको पुराना यानी कि उस कंट्री का जो एड्रेस था वो लिखना है, और आप माइग्रेशन कब हुआ है आपका वो डेट लिखनी है। ठीक है, तो ये बहुत रेयर केस होगा। अगर आपका ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप इसको सिंपली ब्लैंक छोड़ सकते हैं या नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। ठीक है, देन फोर्थ नंबर पे है आपका
यहाँ पे मैंने इसको हिंदी में लिखा है ताकि आप थोड़ा सा अच्छे से समझ सकें। हम बहुत थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कई बार, हमें जो ये वाली ऑफिशियल लैंग्वेज है थोड़ी समझ में नहीं आती, तो यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा है आपके लिए। तो चलिए, यहाँ पे है उन स्थानों का विवरण जहाँ आप पिछले 5 वर्षों के दौरान वर्ष एक बार में 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका अब्रॉड या फिर आउट ऑफ स्टेशन के लिए कि आप जो है विदेश में रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, विदेश में रहने के मामले में पाकिस्तान सहित उन सभी स्थानों का विवरण जहां आप 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हैं वो दिया जाना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या कहा गया है। तो ये देखिए, इस तरह से जो नेक्स्ट पेज है यहाँ पे आपने वो टाइम लिखना है। मान लीजिए आप रहे हैं मार्च 2020 से लेके मार्च 2022 तक, तो वो लिखेंगे कहाँ रहे हैं। ठीक है, वो सारी डिटेल्स आपने यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट है आपका 5th नंबर। 5th नंबर है, बहुत मुश्किल नहीं है, फॉर्म काफ़ी आसान है। 5th नंबर पे आपको अपना नेम लिखना है। नेम आपका जो भी सरनेम वगैरह है उसके साथ आप लिखेंगे, कैप्स में लिखेंगे। आप अगर हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, पर इंग्लिश में अगर पूरा फॉर्म भरेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो कैप्स में लिखेंगे। उसके बाद आपकी नेशनलिटी क्या है, आप बाय बर्थ और डोमिसाइल बाय डोमिसाइल, तो आपकी जो भी है राष्ट्रीयता वो लिख देंगे आप। ठीक है, तो ये लिख देंगे आप यहाँ पे। उसके बाद है प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म स्थान। जन्म स्थान कहाँ का है वो लिखेंगे। इसमें सही इन्फॉर्मेशन भरनी है आपने। ठीक है, जन्म स्थान लिख देंगे। आप दिल्ली के हैं या आउट ऑफ दिल्ली के हैं वो जगह आप यहाँ पे लिख देंगे। देन ऑक्यूपेशन इफ एम्प्लॉयड गिव डेजिग्नेशन एंड ऑफिशियल एड्रेस। तो अगर आप अभी इस जॉब ज्वाइनिंग से पहले आप पहले किसी व्यवसाय में कार्यरत हैं तो वहाँ पे आपको यहाँ पे डेजिग्नेशन मेंशन करनी है और आपका जो ऑफिशियल एड्रेस है वो मेंशन करना है यहाँ पर। ओके, देन है आपका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस। इफ़ डेड गिव लास्ट एड्रेस। तो अगर आपका जो वर्तमान एड्रेस है वो नहीं मतलब है कार्यरत है या नहीं चल रहा है या आप वहाँ पर नहीं रहते हैं तो आपने कोई और एड्रेस देना है। यानी कि आप बेसिकली यहाँ पर आप सेम एड्रेस रखेंगे, परमानेंट एड्रेस है या ये वाला। ठीक है, सेम ही आ जाएगा। बस आउट ऑफ दिल्ली वाले जो हैं उनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, उनको परमानेंट में आपका जो होम टाउन वाला एड्रेस है वो लिख देंगे और प्रेजेंट में आपका जो दिल्ली का या और कहीं का है जहाँ पे आप रहते हैं वो लिख देंगे। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं है, यहाँ पे आपके फादर्स नेम कैप्स में लिखिए। सब कुछ आपने कैप्स में लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे में जो है वो गलती होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं और जो है वो अच्छे से रीडेबल भी होता है। ओके, यहाँ पे आप फादर्स नेम लिख देंगे, मदर्स नेम, आप स्पाउस नेम, आपके ब्रदर सिस्टर, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। देन है आपका नेक्स्ट 5 नंबर पर इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड with regard to son and daughters in case they are studying living in a foreign country। तो यदि आपका बेटा या बेटी के संबंध में जानकारी यदि वे विदेश में पढ़ रहे हैं, मतलब कि अगर आप मैरिड हैं तो बेसिकली उनके लिए है, वरना आपको मतलब ही नहीं, भरना ही नहीं है। तो यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा कोई मैरिड बंदा है जिसकी जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ रहे हैं तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, देन है आपकी नेशनलिटी, फिर से यहाँ पे लिख देंगे आप इंडियन। आपका डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, प्रेजेंट एज जो एज है वो लिख देंगे आप यहाँ पर, जो भी आपकी प्रेजेंट एज है देन वो लिख देंगे आप। इसको प्रॉपर लिख सकते हैं आप, इसको ईयर्स के साथ साथ मंथ्स और डेज में लिख देंगे तो बहुत अच्छा होगा, वरना वैसे भी कोई दिक्कत नहीं। एट मेट्रिकुलेशन आप 10th क्लास में जो आपकी एज थी वो यहाँ पर लिखेंगे। 8 नंबर पे प्लेस ऑफ बर्थ जो है आपका कहाँ का है प्लेस ऑफ बर्थ वो लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, साथ में स्टेट लिखेंगे। मान लीजिए आप हरियाणा से हैं, यूपी से हैं, राजस्थान से हैं तो वो लिखेंगे जो भी है आपका डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू वी यू बिलोंग, तो वही लिखेंगे आप यहाँ पर। सेम डिस्ट्रिक्ट जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आप ये सेम भी हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है आपका बर्थ कहीं और हुआ हो और आप बिलोंग कहीं और से करते हो। ठीक है, तो वो भी हो सकता है। उसके अलावा आपके फादर कहाँ से बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लिखेंगे आप। देन योर रिलीजन, आपका रिलीजन, आपका जो भी धर्म है वो लिखेंगे। देन आर यू अ मेंबर ऑफ SC ST, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप यस लिखेंगे और नहीं करते तो आप नो लिखेंगे, ये सिर्फ SC ST के लिए है। देन आपका 10 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है जो आप 15 साल के बाद आपने करी है तो वो आएगी। तो यहाँ पे आपका मेनली 10th क्लास से आपका स्टार्ट हो जाएगा। जो 10th क्लास है आपकी डेट ऑफ एंटरिंग क्या होगी 10th क्लास की, मान लीजिए 2008 में आपने 9th क्लास पास आउट करी है, मार्च में ही हो जाती है ना, मार्च के एंड में लगभग आपका रिजल्ट आ जाता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 1/4/2008
8, ऐसे आपकी डेट ऑफ एंटरिंग आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अप्रैल से हम स्टार्ट करते हैं ना अपना सेशन जब भी होता है, तो डेट ऑफ लिविंग क्या हो जाएगी, ये इसी तरीके से आप डेट ऑफ लिविंग जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ या आपका रिजल्ट आया उससे पहले की डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपका एग्जामिनेशन जो पास्ड होता है वो आपकी जो आपकी मार्कशीट होगी, सर्टिफिकेट होगा, उसमें मेंशन होगा, वो आप लिखेंगे। तो इस तरह से आप कर लेंगे। यहाँ पे आपका 10th कर लेंगे, 12th कर लेंगे यहाँ पे। देन आपका अगर आप पीआरटी है तो यहाँ पर आपका जो भी प्राइमरी का होगा आपका डिप्लोमा वगैरह वो कर लेंगे। टीजीटी है तो पहले ग्रेजुएशन कर लेंगे, देन आपका बीएड हो जाएगा, सीटेट हो जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर फिल करेंगे, बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद 11 नंबर पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने कभी क्या आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी सार्वजनिक उपक्रम या निजी फर्म या संस्थान के तहत किसी भी समय नियुक्त हुए हैं, यानी कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में या जो हमारी ऑटोनोमस बॉडी होती है, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट है या किसी और, उसमें आप किसी भी तरीके की आपने जॉब की है तो उसका यहाँ पे आपने कंप्लीट डिटेल देना है। कब से कब तक करी है, क्या आपकी डेजिग्नेशन थी, आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसा था, आपका फुल एड्रेस और आपका रीजन फॉर लिविंग, प्रीवियस सर्विस आपका क्या था, वो देंगे। ओके, अगर आप गवर्नमेंट में आप कभी भी रहें तो ये आपको ज़रूर देना है, आप इसको हाइड नहीं कर सकते। देन आपका बी नंबर है यहाँ पर जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये इसका मेन यहाँ पर मतलब यही है कि अगर आपकी जो भी प्रीवियस सर्विस रही है उसमें अगर आपके खिलाफ कभी भी कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है और आप उसमें कुछ पाए गए हैं दोषी या इस तरह का हुआ, कोई स्पष्टीकरण आपको देने के लिए कहा गया था, ठीक है, तो भी आप अगर उसमें दोषी पाए जाते हैं तो आपका टर्मिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो अपनी ट्रू इन्फॉर्मेशन ही फिल करें, मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ। फिर आपका 12 नंबर है यहाँ पर, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, क्या आप अभी अरेस्ट हुए हैं, तो नो। कभी आप कोई प्रोसिक्यूट, कोई मुकदमा हुआ है तो अगर हुआ है तो येस, और नहीं हुआ तो नो। अंडर डिटेंशन रहे हैं, कभी हिरासत में आपको लिया गया है, ठीक है, तो अगर उसके अलावा कभी बाउंड डाउन रहे हैं या फिर आपको किसी भी तरीके का कोई फाइन भरना पड़ा है जो कोर्ट ने आपके लिए कोई जुर्माना लगाया हो, ठीक है, तो इसके अलावा कोई ऑफेंस वगैरह किया हो आपने, या किसी इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपको डिबार्ड किया गया हो, निष्कासित किया गया हो। ओके, इसके अलावा इसी तरीके से नीचे भी सेम है, ये तो था आपका इंस्टीट्यूशन या फिर आपका एसएससी या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन की वजह से आपका यहाँ से कभी आपका डिबार्ड किया गया है, आपको डिस्क्वालीफाई किया गया है, ठीक है। देन आपका है कि यहाँ पर नेक्स्ट, इन इज एनी केस pending against you in any court of law at the time of filling up this attestation form। जब आप ये अटेस्टेशन फॉर्म भर रहे हैं तो क्या उस टाइम आप पर कोई किसी तरीके का कोई कोर्ट केस पेंडिंग है, तो अगर हाँ तो आपने येस भरना है और नो तो आपने नहीं भरना है। ओके, तो सेम ये भी नीचे यही है, इन केस एनी पेंडिंग अगेंस्ट यू एनी यूनिवर्सिटी और एनी अदर एजुकेशनल अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन एट द टाइम होगा जब आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप दिस अटेस्टेशन फॉर्म, तो वो आपने भरना है। तो इस सभी में जो है वो अगर आप किसी भी तरीके से इस तरह की गतिविधि में नहीं पाए गए तो सब में आप नो भरेंगे, ठीक है, यहाँ पे। देन आपका है ये वाला जो है, अगर यहाँ पे वही चीज़ आप बार बार लिखी हुई है, इफ़ द आंसर ऑफ एनी ऑफ द अबव मेंशन क्वेश्चन, अगर ऊपर कहीं भी आपका येस कोई आंसर है तो उसकी डिटेल्स भी आपने देनी है। ओके, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट नोट यहाँ पे दिया गया है कि जो आपको वार्निंग मैंने स्टार्टिंग में पढ़ के सुनाई थी वो आप इसको फिर से पढ़ लें, और अगर कोई भी जो है आपका येस इसमें ऊपर जो आपके इतने सारे क्वेश्चन थे उसमें अगर आपका किसी का येस है तो आपकी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। देन 30 नंबर पर आपका यहाँ पे नेम ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और 2 रेफरेंस टू होम यू आर नोन। तो आपके जो भी नेबर्स हैं या कोई भी ये आपको पुलिस वेरिफिकेशन में भी काम आएगा, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। यहाँ पे उन 2 की डिटेल्स देनी है, उनके एड्रेस देने हैं और उनका फ़ोन नंबर देना है, वो चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद एक सर्टिफिकेशन है यहाँ पर, ये आप पढ़ लेंगे और यहाँ पे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। इसमें लिखा है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी जानकारी ऊपर दी है वो सही है, ये सारी चीज़ें ये आप अपना यहाँ पे सर्टिफाई कर रहे हैं उस चीज़ को, तो यहाँ पे आपके साइन होंगे, प्लेस होगा, डेट होगा, ये आप कर देंगे, ठीक है। देन इसके बाद आती है सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। अब आपने अटेस्टेशन फॉर्म फिल तो कर लिया, अब आपको लास्ट में होता है कि आपने किसी से जो है वो उसको अटेस्ट कराना होता है, साइन कराना होता है,
ठीक है। सर्टिफिकेट टू बी साइंड और बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपने फॉर्म फिल करने के बाद जो इतने सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं ना 1 to 8 नंबर तक लिखे हुए हैं, इनमें से किसी से भी आप अपने फॉर्म को अटेस्ट करा सकते हैं, ठीक है। किस किस का है, गस्टेड ऑफिसर है, पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई मेंबर है, ठीक है, द प्रेजेंट गार्डियंस, ठीक है, वो है। आपका कोई सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, ऑफिसर है, कोई तहसीलदार है, हाँ, और पोस्ट मास्टर है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है या पंचायती इंस्पेक्टर है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आसान जो रहेगा वो रहेगा आपके लिए स्कूल प्रिंसिपल, ठीक है। क्यों रहेगा आसान, जहाँ से आपने अपनी स्कूल की है, अगर आप गवर्नमेंट फॉर्म से हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से हैं और आपने गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट किया है, तो आप जाइए अपनी स्कूल के प्रिंसिपल के पास, ठीक है, स्कूल प्रिंसिपल के पास। वो आपके डॉक्यूमेंट सारे चेक करेंगे और सबसे बड़ी बात होती है कि हम वहाँ से पास आउट होते हैं तो वो इजीली साइन कर देते हैं और खुश भी होते हैं कि भाई हाँ, हमारे बच्चे जो यहाँ से पढ़ के गए हैं उनकी गवर्नमेंट जॉब लग रही है, ठीक है। तो मैंने खुद भी अपना जो है अपनी प्रिंसिपल ऑफिस अपनी प्रिंसिपल मैम से ही कराया था, ठीक है। तो सबसे आसान है ये तरीका। बाकी MBBS के चक्कर में ना पड़ें क्योंकि कई बार वो इसमें तो इस बार है भी नहीं, ठीक है। तो उनके उसका आप ना रखें तो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि कई बार आजकल प्राइवेट जो होते हैं वो कई बार फेक भी होते हैं, ठीक है। तो इनमें से देख लेना आप, जो भी आपको सुटेबल लगे, आपका कोई नोन हो, उसके अकॉर्डिंग आप कर ले, वरना प्रिंसिपल हेडमास्टर जो है वो भी किसी भी इंस्टीट्यूशन वगैरह का जो है वो काफ़ी बेटर ऑप्शन है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे वो आपके साइन कर देंगे, यहाँ पे आपकी डिटेल्स फिल करके वो यहाँ से आपको जो है वो अटेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके अब तक सभी स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, अटेस्टेशन फॉर्म का किन बातों का ध्यान रखना है, जो आपका ई डोजियर है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आप यहाँ पे अटेस्टेशन फॉर्म में फिल करेंगे, जो भी आपकी स्पेलिंग वगैरह है नेम की, तो वो मैच करनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपका जो अटेस्टेशन जो आपका फॉर्म है या ई डोजियर है उसमें आपने विदाउट सरनेम लिखा है, आपका सिंगल नाम है, और यहाँ पे जब आप अटेस्टेशन फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आप अपना सरनेम भी लगा रहे हैं। तो जी नहीं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप कोशिश करें कि उनसे मैच होनी चाहिए आपकी सारी चीज़ें, ताकि आगे आपको कोई भी परेशानी ना आए। दूसरा, जो फोटो का साइज़ है आपका वो 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे लिखा है 5 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। ये जो आपका पासपोर्ट साइज होता है उससे थोड़ी सी बड़ी फोटो होती है, तो ये आप 5-7 बनवा लें, आपको आगे काम आएगी मेडिकल वगैरह में भी, ठीक है। देन आपको टेस्ट वगैरह का मैंने बता ही दिया है। सबसे इजी ऑप्शन आपकी प्रिंसिपल है। ये सारी चीज़ें इसमें मैंने आपको कंप्लीट बता दी हैं। आप चाहे तो कंप्लीट जो है वीडियो को एक बार पॉज करके दोबारा से देख लें। मैंने पूरी कोशिश करी है सभी आपके जवाब जो इसमें हैं फॉर्म में क्वेश्चन उसको देने की। अगर अभी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।